हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ, आप स्वस्थ होंगे ये मेरी कामना है। बट मेरी ये भी कामना है कि हमारा देश भी स्वस्थ रहे। लेकिन हमारा देश अभी स्वस्थ नहीं है। क्यों? जैसे दोस्तों, अभी के हाल फिलहाल में आप सुने होंगे कि नीट यूजी जो एग्जाम प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई है। क्वेश्चन वगैरह लीक वगैरह हुए हैं, जिससे आए दिन छात्रों में एक गलत संदेश गया है और बहुत सारे आत्महत्या कर चुके हैं। लगभग दर्जन भर 12, हाँ, दर्जन भर कह सकते हैं, उससे अधिक मामला दर्ज हो चुके हैं, रिपोर्ट दर्ज हो चुके हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों, क्या कारण है। जो सोनम वांगचुक है ना? वो यही सब मुद्दों को लेकर धरने पे बैठे थे, जिनमें से एक डायरेक्ट वो नहीं बैठे थे, एक सीजेपी पार्टी है ना, कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जो वो उन्हीं के मुख्य धारा पे वो मतलब धरने पे बैठे हुए थे। उनकी उनका मुख्य मांग था ये कि जो नीट यूजी में धांधली हुई है उसको मतलब सही किया जाए, और जो हमारे मिनिस्टर हैं है ना देश के, धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो और पूरा शिक्षा सिस्टम में मतलब कि सुधार हो, है ना? ये सब सारी मांगों को लेकर वो धरने पे बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक, जी हाँ, इस धरने को जानने से पहले सोनम वांगचुक को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उनके बारे में मतलब गलत न्यूज़ फैला रहे हैं कि नहीं वो मतलब दूसरे देश के एजेंट हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी हो, है ना? आइए पहले समझने के लिए पहले सोनम वांगचुक जी के जीवन पे प्रकाश डालते हैं। आखिर उनका कैसा व्यक्तित्व रहा, कैसा क्या यही रहा। सोनम वांगचुक, जी हाँ, उनका जन्म 1966 में हुआ, है ना, लद्दाख में। उनके पिता का नाम सोनम वांग्याल था, है ना? वो भी एक कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में। 1987 में नीट एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो एक बीटेक किए हुए इंजीनियर हैं, है ना? काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं। 2011 में फ्रांस के जो है, फ्रांस में विदेशों में भी बहुत सारे डिग्रियां लिए हुए हैं। फ्रांस के सीआरए टेरे से अर्थेन आर्किटेक्चर में डिप्लोमा, है ना, उसमें भी डिप्लोमा वहाँ से फ्रांस से किए हुए हैं। उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां देखें तो जो फर्स्ट है, एस सी सी एम ओ एल सेकमॉल की स्थापना, है ना, 1988 में किए। और तो वो किए तो उनमें क्या योगदान रहा, जैसे कि उनके दोस्त वगैरह और अपने भाई वगैरह के साथ में मिलकर एक छोटा सा समूह बनाए, धीरे धीरे बड़ा करते गए, है ना? वही एक छोटे छोटे देकर बड़ा बड़ा हो गया, और वो जो संगठन बना, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम थी, है ना, सन 1988 में, उस समय वहाँ की एजुकेशन सिस्टम खराब थी। सरकारी स्कूल वगैरह का ये सिस्टम खराब था बहुत सारा, तो वो लोग काफ़ी हद तक दूर करने के लिए उसमें वो सब मतलब बनाए हुए थे पूरा वो। दूसरा है दोस्तों, पैसिव सोलर मड बिल्डिंग्स, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल। ये जो किए थे वो अधिकतर आपका लद्दाख, सिक्किम, नेपाल में आपका ये ज़्यादा इनका देखा गया। साइफन तकनीक से हिमालयी झीलों का जल प्रबंधन। जी हाँ, जैसे झील वगैरह है वहाँ पे जल प्रबंधन कैसे करना है, बारिश आई उस पानी को कैसे संचय करना है और सही टाइम पर कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ में खोज किए उन्होंने। ये अधिकतर वहाँ पे आपको जो झीलों में जो ये हुआ, वहाँ पर आपको सिक्किम में, जी हाँ, सिक्किम राज्य है ना, वहाँ पे इसको ज़्यादा देखा गया, ज़्यादा वो वहाँ पे इस्तेमाल किया गया सिक्किम में। भारतीय सेना के लिए सोलर पावर्ड मोबाइल टेंट, ये 2021 में इन्होंने एक तरह से खोज किया, आविष्कार किया, बनाया, है ना? तो दोस्तों, ये इंडियन आर्मी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आगे आकर इन्होंने योगदान दिया है अपनी तरफ से। इसका इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये जो सोलर पावर्ड मोबाइल टेंट है वो एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों, ये जैसे आप जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और ऊपरी इलाके में आप जैसे जाते जाएंगे, है ना, आपको ज़्यादा हाइट पर जाते जाते वहाँ पे आपको टेम्परेचर आपको माइनस में बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना, सियाचिन वगैरह ये सब में।
तो आपको वहाँ पे ठंड से जूझने के लिए, है ना, मौसम से जूझने के लिए ये टेंट रहता है। तो एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, जैसे दिन में आपका बहुत ज़्यादा धूप की रोशनी रहती है, तो उसको वो जो ऐसा टेंट उन्होंने आविष्कार किया था, बनाया था, कि वो जो धूप की किरणें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करके और रात में मतलब कि वो टेम्परेचर जो है मतलब मेंटेन उसमें रख सकते थे, मतलब कि वो दिन को एब्जॉर्ब करते थे, उसमें कोई लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं था, वो एक सोलर ऊर्जा के तहत वो चलता था, है ना, वो धूप की रोशनी से चार्ज वगैरह होता था। और रात में आप इससे ये लगा लीजिए कि अगर यदि उस टेंट में आप रह रहे हैं, तो आपको अगर यदि बाहर में आपको अगर यदि -14-15 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है, तो आपको टेंट के अंदर आपको प्लस में या +15 डिग्री सेल्सियस में आपका तापमान रहेगा। तो आप सोच सकते हैं ये भारतीय सेना के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा, जहाँ पे आप लोग तो अभी पीस इलाके में अभी रह रहे हैं, तो आप लोग को इसकी ज़्यादा समझ में नहीं आती होगी, बट ये हमारी भारतीय सेना के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं और जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए मतलब दृढ़ हुए हैं, है ना, दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तो वो उनकी फायदों के बारे में ज़्यादा समझते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे एक जो टेंट होता है, उसमें एक मैक्सिमम आपको 10 आदमी रह सकते हैं, है ना? उस टेंट में 10 आदमी रहने की व्यवस्था रहती है। उनकी जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के बारे में अगर यदि देखा जाए, तो राजनीति जो लद्दाख को है पूर्ण राज्य का दर्जा। हाँ, लद्दाख जो है अभी हमारा जो हम जैसे यूपी, झारखंड, बिहार जिस तरह अभी पूर्ण राज्य है, उस तरह लद्दाख अभी पूर्ण राज्य नहीं है, वो केंद्र सरकार के अंदर आता है ना? वो पूर्ण राज्य नहीं है, वो सिक्स्थ शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। सिक्स्थ शेड्यूल है क्या? एक्चुअली में है दोस्तों, वहाँ की जो लद्दाख की जो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आती है, वहाँ की पर्यावरण, पेड़ पौधे और वहाँ की जो जमीन वगैरह है, उसमें होता है क्या कि जैसे बाहरी अभी जैसे कोई उद्योगपति वगैरह आए तो वहाँ पे कुछ भी अपना प्लांट वगैरह डायरेक्ट उसमें मतलब कि अभी जैसे लगा ले रहे हैं, लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल अगर यदि आ जाएगा तो उसमें वहाँ के लोगों को मतलब कि वहाँ के लोगों का भी परमिशन अनिवार्य हो जाएगा, जो कि अभी वहाँ का परमिशन को दूसरे लोगों का अनिवार्य नहीं है। इसीलिए वहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल का मांग किया जा रहा है, ताकि वहाँ के लोगों का मतलब जब तक वहाँ के लोग ना चाहें, तब तक बाहरी जो उद्योगपति वगैरह हैं, वहाँ पे कोई मतलब विकास के नाम पर पेड़ पौधे काटे नहीं और वहाँ के मतलब पर्यावरण को छेड़छाड़ ना पहुँचाएं। इसका मेन उद्देश्य यही है सिक्स्थ शेड्यूल, है ना? आइए दूसरा समझते हैं दोस्तों। सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा की मांग। हाँ, सुरक्षा वहाँ पे जैसे अब बाहरी लोग आ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सुरक्षा पे खतरा आ जाएगा, है ना? तो इनकी जो भूख हड़ताल अभी 2026 में चल रहा है, ये पहले से भी करते आए हुए हैं, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। 2021, 2023, 2024, 2026, है ना, भूख हड़ताल और दिल्ली मार्च कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। सितंबर 2025 में लेह दंगों के बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार, मार्च 2026 में रिहा हुए। जी हाँ दोस्तों, एनएसए लगाया गया साल आपका सितंबर 2025 में। अब ये एनएसए है क्या? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जी हाँ दोस्तों, एनएसए एक एक तरह से समझिए कि बहुत ही खतरनाक, एक तरह से आप धारा बोल दीजिए, चाहे एक तरह से कानून बोल दीजिए, चाहे उसको कुछ भी बोल दीजिए, जिस व्यक्ति के ऊपर अगर एनएसए लगा दिया गया तो आप ये समझ जाइए कि उसको एनएसए लगा दिया गया, उसको डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी मतलब ट्रायल वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा और गिरफ्तारी होगी। उसकी अधिकतम सीमा जो होती है, आपको 1 वर्ष तक गिरफ्तार करके आपको जेल में रखा जाता है उसमें, कम से कम 1 साल तक, तो मतलब एक मैक्सिमम समझिए, है ना? मैक्सिमम मिनिमम होता है 1 साल तक लगभग रखा ही जाता है सभी को, है ना? 1 साल तक जेल में। तो एनएसए लगता क्यों है? जैसे देश के प्रति सरकार का मानना है कि जो देश के प्रति जो गलत गतिविधि जो रखते हैं, चाहे गलत दुष्प्रचार करते हैं, तो उनके ऊपर एनएसए लगाया जाता है और बहुत सारे कारण हैं। बट इनके केस में मतलब कि जो दंगा हुआ था सितंबर 2025 में, वहाँ पे 4 आदमी की मतलब कि दुखद मृत्यु हो गई थी उस दंगे में। इसमें उनका नाम आया हुआ था।
इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट एनएसए मतलब लगाने के बाद गिरफ्तार कर ली थी। एनएसए क्या है दोस्तों? एनएसए एक तरह से समझिए कि जो क्राइम बीत गया, उसके लिए एनएसए नहीं लगाया जाता। जो क्राइम होने वाला है ना? फ्यूचर में, तो उसके लिए एनएसए लगाया जाता है कि नहीं देश की अर्थव्यवस्था चाहे वो मतलब जो भी दंगा-वंगा फैले नहीं, है ना? मतलब देश के प्रति सुरक्षा के मद्देनज़र लगाया जाता है कि मतलब ये बिगड़े नहीं हालात, है ना? इसके लिए ये लगाया जाता है। 2026 में भी भूख हड़ताल पे बैठ गए, यही मैटर है ना? 28 जून 28 जून से नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधार के लिए जंतर मंतर पर जो अबर बैठे हुए थे, है ना? जुलाई 2026 को आज ही के दिन 2026 के दिन उनको मतलब कि अनशन तुड़वाया गया। हमारे केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं आपका 2 मंत्री गए हुए थे, उन दोनों ने उनका मतलब कि जो भी जूस वगैरह पिलाकर अनशन तुड़वाया, है ना? 23 जुलाई को। अब देखते हैं उनको आखिर इतने बड़े व्यक्तित्व हैं तो आखिर क्या पुरस्कार मिला होगा? कितने सारे मिले हैं। पहला है रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में भी पा चुके हैं। दूसरा है रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेस 2016 में, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 में, फ्रेड एम पैकर्ड अवार्ड 2016 में और गवर्नर्स के द्वारा मेडल जो मिला है 1996 में और बहुत सारे ईटीसीज में मिले हुए हैं, बहुत सारे मिले हुए हैं, लेकिन मुख्यतः ये सब हैं। दोस्तों इनकी जीवनी बताने के पीछे मेरा ये कारण था कि जो लोग बोलते हैं, है ना? कि सोनम वांगचुक मतलब देश विरोधी काम करते हैं, वो मतलब पड़ोसी देशों के एजेंट हैं, है ना? मुख्य तरफ से। बट पर्सनली मेरा मानना है कि इतने बड़े व्यक्तित्व होकर और ऐसा गलत काम तो ऐसा नहीं आदमी का भी देखा जाता है ना। पर्सनली मैं वो बता रहा हूँ, ये कोई अभी सभी का तो नहीं बता रहा हूँ, ओपिनियन मेरा नहीं है। तो दोस्तों ये सब जितने सारे हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व में आप लोग ने थ्री इडियट्स मूवी भी देखी होगी। इन्हीं के जीवन से पूरा इंस्पिरेशन लिए से बना हुआ था ये मूवी पूरी, है ना? हालाँकि अभी जो इनके जो मुख्य कलाकार हैं वो मना कर दिए कि नहीं जो ये जो मूवी बनी है ना? आमिर खान जो हैं, वो बोले कि नहीं ये जो मूवी बनी है वो हमारे जो उस समय एक्सपीरियंसेस नहीं बनी है, वो मूवी के हाथ में दिया हुआ नहीं है ना? अब बन गया तो वो बाद में पलट गए तो क्या किया जा सकता है? कलाकार हैं, इसमें भी कलाकारी कर दी है ना? तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर कारण क्या है? इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व की वजह से। सरकार, जी हाँ सरकार। 26 दिन 26 दिन इनको भूख हड़ताल पे रहना पड़ा। आखिर क्या ज़रूरत आ पड़ी कि 26 दिन भूख हड़ताल पे रहना पड़ी, है ना? ये हम सब के लिए ही, ये इनका तो अच्छा खासा चल रहा है भाई, कोई ऐसा ये नहीं है, बहुत सारे एनजीओ चलाते हैं, है ना? पैसे वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है इनको, क्या ज़रूरी है भाई भूख हड़ताल करने की, है ना? ये हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई, बंधु जो भी हैं, है ना? उन्हीं लोग के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा आलोचना मतलब हुई है, बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए वहाँ पे, है ना? दिल्ली के जंतर मंतर पे। तो जो भी गवर्नमेंट की यहाँ पे ज़्यादा गलती नज़र आ रही है दोस्तों। जैसे अगर यदि कोई भी आंदोलन होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक बातचीत का अवसर ज़रूर देना चाहिए दोनों पक्षों में। बातचीत का ही एक मतलब कि एक अच्छा रास्ता देखा जाता है ना? बाकी बात अगर यदि कोई उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कोई गलत तरह से तो कर नहीं रहे थे, है ना? कुछ वैसा भी नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है। बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह भी सपोर्ट किए, जिसमें से साउथ एक्टर के जो हैं प्रकाश राज, है ना साउथ एक्टर, वो मूवी वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा एक विलेन का रोल करते हैं, है ना? उनके रोल को ही देखते हुए आज लोग डर जाते हैं, बट इस प्रोटेस्ट में ऐसे उभरे हैं जैसे वो एक रियल हीरो हो, है ना? नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, सोनू सूद के अलावा स्वरा भास्कर और सारे बहुत सारे कलाकार हैं, है ना? जो इस मूवमेंट को एक तरह से हवा दिए और काफ़ी हद तक सफल हुआ। मेरे गवर्नमेंट से तो यही कहना है दोस्तों कि तुम्हारा लहज़ा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है ना दोस्तों?
तुम्हारी तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारी गुफ्तगू बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार के लिए वाकई में नई नई है। क्यों क्यों मैं इस शायरी का प्रयोग किया, है ना? शायरी का प्रयोग इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो मौजूदा सरकार है वो 12-13 साल जो भी अभी कंप्लीट कर चुकी है ना? बट हमारी कांग्रेस की सरकारों से सीखना चाहिए, हमारी मौजूदा सरकारों को, कि किस प्रकार वो पहले भी कोई भी चीज़ में आरोप होते होने के साथ ही जो भी मंत्री से रिलेटेड कोई भी गलत कार्य हुआ, तुरंत उनको इस्तीफा दे दिया जाता था, इस्तीफा मांग लिया जाता, तो वो दे देते थे ताकि वो निष्पक्ष कार्रवाई हो सके, है ना? बट आप बीजेपी के गवर्नमेंट में आप ये बहुत गौर किए होंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना? आखिर क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इतना घमंड हमारे गवर्नमेंट के जो मौजूदा सरकार है आखिर क्यों है? क्या वजह है जो हमारी जो मौजूदा सरकार में इतनी घमंड है? ये जो पतन होता है ना दोस्तों, चाहे आदमी हो, चाहे सरकार हो, सबसे पहले विवेक को, सोचने समझने की क्षमता पे वार करता है ना? जो पतन होता है जब किसी का, वो सोचने समझने की क्षमता को मार देता है। ठीक उसी प्रकार हमारी जो मौजूदा सरकार है, उसकी सोचने समझने की क्षमता को मार चुका है। एक एक जैसे घमंड नहीं होता है अहम टाइप का, नहीं मैं ही हूँ, अपुन हिच भगवान, है ना? कुछ ऐसा ही है मौजूदा सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि 70 साल कांग्रेस की सरकार ने कैसे राज किया। जी हाँ, उनमें एक सहनशीलता थी, कार्य करने की क्षमता थी, और कोई भी आरोप हो तो तुरंत वो साइड लग जाते थे कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा है तो लो भाई। आप इसमें आप इस गवर्नमेंट में आप ये भी देखते होंगे कि कहीं भी ट्रेन पलट जाए, है ना? ट्रेन पलट जाए, ट्रेन टक्कर हो जाए, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, फोटो वोटो शूट करवा लेते हैं, हो गया, है ना? कहीं रोड आपका टूटा फूटा बन गया, कहीं पुल ढह गया, वो मिनिस्टर अपना पीठ थपथपाने पे लगे हुए हैं। हर एक डिपार्टमेंट में आप यही देख लीजिए, कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्री में आप चले जाइए, है ना? सभी मिनिस्ट्री में यही हालत है। मौजूदा सरकार को गंभीर गंभीर से गंभीर सोचना चाहिए इस मुद्दे को लेकर, कि जो पिछली सरकार थी 70 साल तक राज किया। आपको क्या लगता है जितनी सारी मतलब गलत अभी मतलब जो लोगों में मन में द्वेष फैल रहा है जो बीजेपी की सरकार में, क्या वो 70 साल टिक पाएगी? पर्सनली पूछे तो मुझे तो नहीं लगता, बट सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है ना दोस्तों? फिर से एक बार बोलता हूँ बीजेपी वालों के लिए, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। जो खानदानी रईस रहते हैं वो मिजाज रखते हैं अपना नर्म। तुम्हारी गुफ्तगू बता रही है, तुम्हारी शोहरत नई नई है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।